पिछला क्लास हम लोगों ने जाना था कि तत्व के दो भाग हैं। तत्व के कितने भाग हैं? कौन कौन सा? धातु एवं अधातु। पता है सबको? तत्व के कितने भाग हैं? दो भाग। हिला दिया क्या? शांति से बैठने के खोपड़ी फोड़ देंगे पकड़। तत्व के कितने भाग हो गए? धातु एवं अधातु। धातु की चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। धातु के गुण एवं अवगुण पढ़े? अवगुण नहीं पढ़े, धातु के गुण ही पढ़े। धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ा। तत्व का ही दूसरा पुत्र कौन है? अधातु। तो चलिए अब की बार अधातु की चर्चा करते हैं। तुम्हें बता चुका हूं पहले ही कि अभी तक टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है लगभग। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 में से 89 माना जाता है धातु है, लगभग 89 आसपास क्या है? धातु है। 22 को जो है ना, 22 को हो गया अधातु। 22 को क्या हो गया? अधातु हो गया। और इस 22 अधातु में से, सुनिए ध्यान से, 22 अधातु में से ये 3 अवस्था में, 22 अधातु में से 3 अवस्था में, अवस्था पता है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और धातु के 2 ही अवस्था था, पता है सबको? ठोस नहीं तो द्रव, ठोस नहीं तो द्रव। अधिकांश धातु तो ठोस ही था, अधिकांश धातु तो ठोस ही था। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में था उसका नाम था पारा, मरकरी। ये हम जान चुके हैं, ठीक है। एकमात्र था, उसका नाम क्या था? पारा नाम था। बात समझ में आया? बाकी सभी धातुएं क्या थे? ठोस ही थे। चलिए अधातु की बात करें। अधातु तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? ठोस अवस्था बोलो, द्रव अवस्था बोलो और गैस अवस्था। इन तीनों अवस्था में अधातु पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। द्रव में एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में, मात्र एक ही धातु, सॉरी एक ही धातु बोल रहा हूं, एक ही अधातु है जो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। उसका नाम है ब्रोमीन। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसका नाम है ब्रोमीन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में उसका नाम बताइए, क्या बोलोगे आप? ब्रोमीन बोलोगे। लेकिन अब क्या होगा? नहीं तो ठोस नहीं तो गैस। 11 गो अधातु है, 11 गो अधातु है जो किस अवस्था में है? किस अवस्था में? बता रहा हूं, 11 गो धातु है जो गैस अवस्था में, 10 गो है ठोस अवस्था में। 10 गो कितने अवस्था में? 10 अधातु ठोस अवस्था में, 11 गो अधातु गैस अवस्था में, और एक बेचारा चिल्का ब्रोमीन, वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। ये सब बात ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इसके बारे में। इसकी चर्चा तो हम लोग भर करके कर लिया। अब करते हैं किसके बारे में बात? अधातु के बारे में। अब हम समझेंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, पहले हम लोग भौतिक गुण की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे तब किधर? रासायनिक गुण की तरफ। अधातु के भौतिक गुण की बात हम करते हैं, ठीक है। पहला भौतिक गुण देखोगे, पहला भौतिक गुण भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था समझे? भौतिक अवस्था समझिए क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था तुम्हें कि अधातु 3 अवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगा। अधातु कितने अवस्था में देखने के लिए मिलेगा? 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव और, हाँ, ये ठोस भी होता है, ये द्रव भी होता है, और ये गैस के रूप में भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बन जाएगा। अधातु कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव और गैस, यानी तीनों अवस्था में। और एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में था उसका नाम तो ब्रोमीन, हमने बता ही दिया। एकमात्र धातु जो द्रव है उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। क्लियर है बात? बोलो यहां तक। तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। दूसरी बात हम लोग जानेंगे भंगुरता।
कहोगे भंगुरता क्या होता है? भंगुरता याद है? और धातु में हमने धातु में हमने बताया था कि धातु को जब आप पीटोगे तो उसमें आवाज उत्पन्न होगा। धातु जब पीटोगे तो क्या होगा? आवाज उत्पन्न होगा, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन जब इसको पीटोगे इसमें आवाज तो उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ये टूट जाएगा। और धातु क्या होता है? टूट जाता है। और धातु प्राय भंगुर होते हैं। और धातु में प्राय क्या होते हैं? भंगुर, मतलब कमजोर। भंगुर बोले तो कमजोर होता है ये, और ये पीटने पर टूट सकता है। हथौड़ा जब पीटोगे तो चूर चूर हो जाएगा। बात समझे? तो क्वेश्चन पूछे अधातु में प्राय होते हैं भंगुर, समझे? हाँ, ठोस होता है। ठोस का मतलब ये नहीं कितना ठोस की टूटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, समझे? मतलब ठोस तो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें टूटेगा। लेकिन धातु में पढ़े थे कि धातु जबरदस्त ठोस होता है कि नहीं होता? चलिए आइए बात करते हैं तीसरा गुण। तीसरा गुण की बात करें, तीसरा गुण है अपना चमक। तीसरा गुण क्या है? चमक। याद है तुम लोगों को हम बता चुके, धातु जो होता है प्राय चमकीली होती है। धातु चमकता है, लेकिन अधातु, बताओ, अधातु क्या होते हैं? अधातु चमकीली नहीं होते, ठीक है ना? इसका मतलब इसमें चमक का जो गुण है ना, नहीं पाया जाता है। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, सिवाय दो को छोड़ करके, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे अधातु हैं जो चमकता है। भाई ये दोनों को छोड़ करके बात करना। क्वेश्चन पूछ ले कौन अधातु चमकता है, कौन अधातु चमकता है, तो उसका नाम है ग्रेफाइट और आयोडीन। इसको छोड़ दिया जाए ना तो बाकी जितने भी अधातु हैं वो चमकता नहीं है, उसमें चमक होता ही नहीं है। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन पूछे अधातुएं प्राय होती है, तो प्राय चमकीली नहीं होती है, अपवाद में दो को छोड़ करके, समझा? दो को छोड़ करके कोई दिक्कत? ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ करके जितने भी अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं पाई जाती। क्लियर? अगला गुण देखा जाए, उष्मा एवं विद्युत की उष्मा एवं विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता, उष्मा एवं विद्युत की चालकता समझिए। अधातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु प्रायः उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक समझते हो ना? इससे उष्मा प्रवाह नहीं होगा, इससे विद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं होगा, सिवाय ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट अपवाद में है। ग्रेफाइट अधातु किस में है? हाँ, ग्रेफाइट जो है ये अपवाद है, ठीक है? इससे जो है ना विद्युत धारा प्रवाह होता है, समझे? अब विद्युत धारा प्रवाह होगा तो उष्मा भी नाम मात्र का प्रवाह हो ही जाएगा। तो याद रखना, अधातु में प्रायः क्या होते हैं? उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, पर एकमात्र अपवाद है ग्रेफाइट जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। तो ये हो गया विद्युत के सुचालक। तो क्वेश्चन पूछे एकमात्र धातु का नाम बताओ जो विद्युत का चालन करता है या विद्युत का सुचालक होगा, उसका नाम होगा ग्रेफाइट। बात क्लियर है सबको? अब बात करें द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक। पांचवा गुण है, पांचवा गुण कौन सा है? द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक। और धातु कहता है भाई हम तो है कमजोर। और धातु क्या कहता है? हम तो है कमजोर, जब हमको पीटोगे तो हम तो चूर हो जाएंगे, उतना तो मजबूत है नहीं, चूर हो जाएगा ये। तो जो चीज कमजोर होता है, जो चीज कोमल होता है, स्वाभाविक है उसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक कम होगा। उसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अधातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। किसके तुलना में? धातु के तुलना में। धातु की तुलना में इसके द्रव्यमानांक और क्वथनांक काफी कम होता है। बात समझ में आया? ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके, यहां भी ग्रेफाइट को छोड़ करके बात करें। ग्रेफाइट का द्रव्यमानांक क्वथनांक उच्च होता है। ग्रेफाइट का द्रव्यमानांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, बाकी सबका निम्न होगा। ओके। कठोरता, अगला गुण है कठोरता।
कठोरता गुण बताइए। अभी तो बताया मैंने, क्या अधातु कठोर होते हैं? बताओ। अधातु कठोर नहीं होते हैं, अधातुएं प्राय मुलायम होते हैं। समझे? अधातु प्राय क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हो। थोड़ा बहुत भी चूड़ोगे तो चुड़ा जाएगा, इसीलिए इसकी कठोरता क्या होती है? मुलायम होती है धातु तुलना में, धातु के तुलना में। बात समझे? उदाहरण के तौर पे सल्फर और फास्फोरस देखो, तो याद रखना अधातु प्राय क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। और अपवाद में हीरा, हीरा जो है ना, हीरा ऐसा अधातु है जो खतरनाक कठोर है। हाँ, हीरा बहुत ही ज्यादा कठोर अधातु है। तो हीरा अपवाद में एकमात्र अधातु जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हीरा। तो हीरा को छोड़ के बात करें, हीरा को छोड़ के बात करें तो बाकी सभी धातुएं उतना कठोर नहीं होती है, समझे? लेकिन हीरा जबरदस्त कठोर होती है। तो क्वेश्चन पूछ ले, एकमात्र धातु का नाम बताओ जो कठोर होता है, वो है हीरा। समझे? अब बात करें घनत्व का। अब बात करें किसका? सातवां गुण घनत्व का। घनत्व सोचो जरा मन के अंदर, जो धातु कठोर नहीं होगा, मुलायम होगा, कमजोर होगा, जिसका द्रव्यमान और क्वथनांक भी कम होगा, स्वाभाविक उसका घनत्व कम होगा। अरे उसका घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। घनत्व कम होने की वजह से ही कठोर कम है ना, कमजोर है। घनत्व मतलब समझता है ना, उसके अंदर जो अणु है, उसके अंदर जो परमाणु है, वो काफी नजदीक नजदीक अगर रहेगा, एकदम सटल सटल रहेगा पूरा, तो सामान्य भाषा में उसको समझो घनत्व। समझा? जैसे इस क्लासरूम में विद्यार्थी ठोस ठोस के भर दें, इस क्लास का घनत्व हो जाएगा उच्च। अगर इस क्लास में छितिर बितिर करके बैठा देता नहीं मनी विद्यार्थी, इस घनत्व क्या हो जाएगा? कम। सेम वही बात अधातु के अंदर, अधातु के अंदर जो परमाणु है, सुनो, वो क्या होता है? काफी दूरी दूरी पर होता है थोड़ा सा। इस वजह से ये थोड़ा क्या होता है? कठोर कम होता है, मुलायम होता है, इसका घनत्व निम्न होता है। ठीक है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधातु का घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। कोई दिक्कत? लिस्ट में देख लेना, लिस्ट में दिया हुआ है द्रव्यमान क्वथनांक, जो याद करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए दिया गया। हाँ, एकमात्र धातु जिसका घनत्व उच्च होता है हीरा। अरे कठोर है ना, खूब खतरनाक, इसलिए इसका घनत्व भी क्या होगा? उच्च होगा। इसका घनत्व लगभग 3.51 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। 3.51 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। ये याद करना, हीरा वाला याद कर लेना, क्योंकि हीरा वाला पूछ सकता है, क्योंकि एकमात्र है नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीरा का घनत्व बताइए कितना, तो 3.51 ग्राम प्रति सीएम क्यूब आंसर होगा। आगे बढ़ो। क्या ध्वनि, क्या धातु से ध्वनि, सॉरी अधातु से ध्वनि उत्पन्न होगा क्या? है? और धातु को पीटोगे ना, यहां लिखता मैं 8वां गुण। क्या है 8वां गुण? क्या है? ध्वनि के बारे में। धातु को पीटने पर किसी विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं होता है। आवाज उत्पन्न हुआ तो ठप ढप पक, उस सब आवाज थोड़ी हुआ। समझा? जैसे धातु को पीटते हैं तो थोड़ी देर तक आवाज सुनाई पड़ता है, लेकिन अधातु में ऐसी बात नहीं है। पीटोगे तो आवाज होगा, पर एक विशेष प्रकार का आवाज नहीं होगा। एक विशेष प्रकार के आवाज कोई तो सोनोरस कहा गया था, लेकिन सोनोरस इसमें नहीं होगा। किसमें? अधातु में। यानी अधातु को पीटने पर विशेष प्रकार के आवाज उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर बात? अगला लास्ट गुण मान लिया जाए, अंतिम गुण है अपना विद्युत ऋणात्मकता। सुनिए, अगला गुण सबसे जबरदस्त गुण कौन सा है? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, सुनिए ध्यान से। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितनी भी अधातु हैं, वो सब के सब क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी अधातु हैं, वो सब के सब क्या है? विद्युत ऋणात्मक गुण। अब तुम कहोगे विद्युत ऋणात्मक गुण क्या होता है? हाँ, ये इसका काम है दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। दूसरे से क्या करना? ग्रहण करना। अधातु के जब बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे आगे। अधातु के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इसके बायतन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5,
6 7 8, 8 तो नहीं आता, 8 तो उत्कृष्ट गैस में चला जाता है, 8 किस में चला जाता है, अक्रिय गैस में चला जाता है। 4 से शुरू करो, 4 रखो लगभग, 4 5 6 7, बस 7 तक रखो। 8 होगा तब तक पूरा हो गया, 8 हो गया तब तक पूरा हो गया, वो अस्थाई हो गया। जब तक 8 नहीं पूरा तब तक वो अस्थाई है, वो किसी से लेगा या तो किसी को देगा या तो किसी से दोस्ती करेगा, 3 काम करेगा। आगे मैं बताऊंगा। एक तो बता दिया धातु में, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, धातु इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है, इसी वजह से हो गया धनात्मक। धातु क्या हो गया, धनात्मक। और अधातु, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है, जब ये ग्रहण करता है इसी वजह से क्या हो गया, विद्युत ऋणात्मक गुण। बात समझे, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्यों, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उदाहरण एक दिखाता हूं तुमको, क्लोरीन। देखो क्लोरीन के बारे में जानते हो सभी, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना, 17। जब इसको तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 के रूप में आता है, आता है ना। अब बताइए इसके बायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बायतन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये त्यागने के बजाय ये ग्रहण करना आसान समझता है, समझा। ये किसी से ले लेगा, अब इसको भिखमंगा मत समझ लेना, ये ले लेगा, समझा। ये लेता है, अब जो देने वाला लगा वो लेगा क्या। अगर मैं तुमको 100 रुपया दूं तो नहीं लोगे क्या, नहीं बोलूंगा भिखारी, कहूंगा कि लो मैं आज दान करता हूं 100 रुपया, आराम से ले लोगे। है? अब धातु बेचारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, समझा। ऐ सुनो, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो ये कौन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसके बायतन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पुराने के लिए कितना चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा ये, हाँ, जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये हो जाएगा Cl माइनस का रूप, ऋणात्मक रूप, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए Cl माइनस देंगे, 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा यहां 3 को माइनस आएगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत। इसके बारे में और चर्चा होगा स्थिर से, अभी मैं सिर्फ गुण की बात कर रहा हूं, इसके बारे में आगे बताऊंगा विस्तार से। क्लियर है सबको, तो याद हुआ विद्युत ऋणात्मक गुण। और धातुएं क्या होती हैं, बताइए जल्दी से, और धातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। आगे बढ़ूंगा अब, तो इस तरह से हम लोगों का हो गया और धातु के भौतिक गुण कंप्लीट, और धातु के भौतिक गुण क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। पढ़ाई में कंजूसी नहीं कर, समझ लो, खाए पिए में, कपड़ा पहने में, खाइयों में कंजूसी नहीं हो, खाली कपड़ा पहने में कंजूसी कर सकते हैं, कपड़ा पहनने में, थोड़ा सा लिपा पोती में कंजूसी कर सकते हो, समझ रहे हो, डिजाइन तनी बनाने में कंजूसी कर सकते हो, पहनावा और आवाम कंजूसी कर लो, लेकिन पढ़ने में भी पढ़ो, जितना खर्चा का पढ़ने खर्चा करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जल्द। अब 100 रुपया 200 रुपया बचा के सोच वो पढ़ी है, तब बेकार पढ़ना है। तो हम लोग बात करेंगे और धातुओं के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में पहला गुण कौन सा है अपना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। हम लोगों ने धातु में भी देखा था कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो वहां जो ऑक्साइड बनाता है वो होता है धातु का ऑक्साइड, वो क्या होता है, धातु का ऑक्साइड। और धातु का ऑक्साइड बता चुका हूं क्या होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है चाहे भास्मिक होता है, ये होता है। लेकिन धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो ये अभिक्रिया करके बनाता है, ये भी ऑक्साइड ये भी बनाता है, पर ये बनाता है अम्लीय ऑक्साइड। ये कैसा बनाता है, हाँ, ये बनाता है अम्लीय ऑक्साइड, ध्यान रखना। और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा अम्लीय ऑक्साइड। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ओ से अम्लीय, ओ से याद रहेगा, ओ से और धातु, ओ से अम्लीय, क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया। अब कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस
किससे विक्रिया करता है? जब जल से विक्रिया कर लेता है तो बना देता है अम्ल। क्या बना देता है? अम्ल बनाता है H2CO3। H2CO3 बना देता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया किया तो क्या बना दिया? कार्बोनिक अम्ल बना दिया। और यही क्या है? यही क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। बात समझे? इसी को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत? उसी तरह से सल्फर, सल्फर जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब जल से विक्रिया कर लेगा तब क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। क्या बना देगा? H2SO4। ठीक है? अच्छा, दूसरा बना रहा सल्फ्यूरिक अम्ल बाद में। ये बनाएगा पहले क्या? सल्फ्यूरस अम्ल। पहले क्या बनाएगा ये? सुनो, सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से विक्रिया किया तो क्या बनाया? सल्फ्यूरस अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है? और जब SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 जब विक्रिया करता है जल से तब बनता है H2SO4। और ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। बात समझे? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से तुम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन से विक्रिया करके बनाया अम्लीय ऑक्साइड। ये सब कैसा अम्ल है? ये सब अम्लीय ऑक्साइड। सब कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। बात समझे? और तुम्हें पता है जब ये अम्ल है तो स्वाभाविक है इसका प्रभाव लिटमस पत्र पे पड़ेगा। लिटमस पत्र पड़ेगा ना इसका प्रभाव, जो कि हम क्षार वाला चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एग्जाम्पल अपवाद में याद रखना, दो CO और N2O। CO गैस और N2O गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों गैस ऐसा गैस है तो ये भी अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड भी है। तुम कहोगे सर ये अम्लीय ऑक्साइड है तो इसका प्रभाव लिटमस पत्र पर पड़ना चाहिए, क्योंकि अम्ल है तो लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये प्रभाव नहीं छोड़ता, ये प्रभाव नहीं छोड़ता, ये उदासीन रहता है लिटमस पत्र के प्रति। तो ध्यान रखना, लिटमस पत्र के प्रति कौन और धातु का अम्लीय ऑक्साइड उदासीन रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लिटमस पत्र से कोई लेना देना नहीं, बाकी सब प्रभाव पड़ेगा। अगला गुण क्या है? क्लोरीन के साथ विक्रिया। क्लोरीन के साथ, हाँ, क्लोरीन के साथ विक्रिया। और धातु क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो बनाएगा क्लोराइड आयन। क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन। और धातु जब क्लोरीन से विक्रिया करेगा क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोराइड। जैसे देख लो P4, ये फास्फोरस है। ये क्या है? फास्फोरस। और जब ये अभिक्रिया करता है क्लोरीन से, किससे विक्रिया करता है? क्लोरीन से विक्रिया करता है तो बनाता है PCl3। क्या बनाता है? PCl3 बनाता है। समझे? फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। इसको हम क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। बैलेंस करने के लिए अपना देख लो कहां क्या करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, ये तब ना P4 होगा। क्लोरीन 4 के 12 हो गया तो यहाँ पे 6 करना होगा, 6 दूनी 12। तो ये क्या है? अधातु फास्फोरस क्लोरीन से विक्रिया किया तो बनाया क्लोराइड आयन। क्या बनाया? क्लोराइड बनाया। आगे बढ़ूं, ये हो गया क्लोरीन से विक्रिया। सिंपल इतना ध्यान रखना है, तो अधातु क्लोरीन से विक्रिया करता है क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। अगला कौन सा है? जल के साथ, जल के साथ, समझे? और फिर है चौथा अम्ल के साथ, अम्ल के साथ। देखो अधातु जो है ना, डायरेक्ट अधातु जल के साथ और अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करता। अधातु जल के साथ हो चाहे अम्ल के साथ हो, कोई क्रिया नहीं करता है, कोई भी क्रिया नहीं करता है। हाँ, तुम कहोगे इससे पहले सर आप बताएं कि कार्बन ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अगर कार्बन डायरेक्ट पानी से भी क्रिया कर सकता है क्या? नहीं, नहीं, डायरेक्ट नहीं। यौगिक रूप में आएगा तब करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक रूप में आ गया था, CO2 यौगिक रूप में आ गया, तभी वो जल से विक्रिया किया तो कार्बनिक अम्ल बनाया था। डायरेक्ट नहीं करेगा विक्रिया। और धातु जल के साथ हो चाहे अम्ल के साथ हो, कोई विक्रिया नहीं करता।
ठीक है। अगला है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ पांचवा गुण कौन सा है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। ध्यान रखना, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड। जैसे क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन से किया तो हाइड्राइड। नाम से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन हाइड्राइड, क्लोरीन क्लोराइड। ऑक्सीजन से ऑक्साइड, ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। उदाहरण के तौर पे देखोगे H2, हाइड्रोजन जब सल्फर से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? H2S यही बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ये हाइड्राइड है। H2S इस क्या है? हाइड्राइड इसको पढ़ते हैं, इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से देखोगे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है NH3 बनाता है। नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया क्या बनाया? हाँ NH3, अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया? अमोनिया। बैलेंस कर सकते हो, किसको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, नाइट्रोजन 2 है। नाइट्रोजन 2 है तो 2 कर दो, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 लगा दो। तो ये नाइट्रोजन, ये भी अधातु, ये क्या है? हाइड्रोजन अधातु। हाइड्रोजन धातु कैटेगरी माना गया था, हाइड्रोजन किसमें आया? तो ये दोनों जब अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? अमोनिया। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक कंफर्म नहीं कर पाया था कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, हाइड्रोजन को धातु में रखे, अधातु में रखे। समझा? क्यों? क्योंकि इसके बायतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और हम जानते हैं कि धातु के बायतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से कहां होना चाहिए? धातु में होना चाहिए। लेकिन ये भी बात जानते हैं कि धातु गैस नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। इसको अधातु में भी नहीं ले गया और ना धातु में ले गया, ये बेचारा लबारिश पड़ गया हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोला गया आवारा तत्व। हाँ, कौन तत्व ये? आवारा तत्व, लुच्चा तत्व। तो ये ध्यान रखना, इसलिए इसको आवर सारणी में सबसे पहले रख दिया बेचारा को। तू करने बख भी चुपचाप, पहले खड़ा रहो चुपचाप सब। हाइड्रोजन को सबसे ऊपर डाल दिया। समझा? इसीलिए आप बात सारी नहीं माता। कोई दिक्कत समझ में आया? ये भी हाइड्राइड है। तो इस तरह से हमने देखा 5 गुण कि किस तरह से रासायनिक गुण हुआ। अभी ये कुछ उत्कृष्ट गैस के बारे में देखिए। उत्कृष्ट गैस क्या है समझिए। हाँ, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस क्या है? टोटल 6 गो उत्कृष्ट गैस गिनो क्या है? अरे उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितना? 6। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, उत्कृष्ट गैस बोलो चाहे निष्क्रिय गैस बोलो, उसकी संख्या कितनी है? 6 गो है। कौन कौन है? हाँ? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है, ये याद रखना, इसको बोलते हैं अक्रियाशील गैस। कौन कौन है? हीलियम आरो, नियोन आरो, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये सब कौन सी गैस है? अक्रिय गैस। समझे? इस सब की परमाणु संख्या कितना कितना है? हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन क्रिप्टन 36, जेनन 54। इसका तो परमाणु संख्या जरूर याद रखना सर। 30 तक तो लोग याद करता ही है, लेकिन इसको भी जरूर याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। समझे? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर देखो, मेटल देखो लिखा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना, इसके बायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 या 8। इसके बायतन कक्षा में हमेशा 2 या 8 आता है। इसके बायतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होगा, नहीं कितना होगा? और जब 2 होगा या 8 होगा तो वो अस्थाई ले लेगा। अरे एकमात्र यही है ना हीलियम अक्रिय गैस, जिसके बायतन कक्षा में 2 होगा, नहीं तो बाकी सबके बायतन कक्षा में 8 ही होगा। समझ में आया बात? तो आज के क्लास को विराम देने का भी टाइम आ गया है। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कल के दिन।